14 नवंबर 2025 रात के करीब 11:20 पर श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में एक धमाका हुआ। ये धमाका इतनी जोर से हुआ कि आसपास के 300 मीटर तक सारे घरों के खिड़की और शीशे टूट गए। और जिस पुलिस स्टेशन में ये हुआ उस पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हुई और इस एक्सप्लोजन के आसपास जितने भी लोग थे उन सब के बॉडी पार्ट 100 मीटर दूर जाके गिरे। किसी की खोपड़ी गिर गई है, किसी का कोई पार्ट गिरा है, बाहर से बहुत सारे पीसेस हैं ह्यूमन बॉडीज के। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी थी। इस ब्लास्ट में टोटल 9 लोगों की जानें गई, जिसमें 6 पुलिसमैन थे, एक चौकीदार, एक टेलर और एक नायब तहसीलदार और करीब 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। यहाँ पे आप एक बात सुनो, दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ वो किसने किया और कैसे किया वो अब कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इस नौगाम ब्लास्ट में दिल्ली ब्लास्ट कैसे हुआ वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये नौगाम ब्लास्ट कैसे हुआ, इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल कहाँ से आया था नौगाम पुलिस स्टेशन में। डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात ने कहा कि एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। क्या सच में एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था या किसी चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है। एक और सवाल, कि अगर आप लोगों को इस मटेरियल को सैंपलिंग ही करनी थी तो वो तो दिन में भी हो सकती थी, तो रात में क्यों, इतनी रात में क्यों आप लोगों ने एक लोकल टेलर को अपने साथ रखा। क्या वो ट्रेन था इस डेंजरस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। दिल्ली ब्लास्ट और नौगाम ब्लास्ट के बारे में हमारे कश्मीर के पॉलिटिशियंस ने क्या बोला वो भी आगे जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सवाल पूछेंगे सिस्टम से, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिनके पास है उनसे, उन सभी लोगों से जिनकी वजह से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो। तो ये ब्लास्ट कैसे हुआ, नौगाम पुलिस स्टेशन में इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल कहां से आया। अगर आप लोगों ने दिल्ली ब्लास्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख लें, वहाँ पे मैंने डिटेल में बोला है। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बोलूंगा कि नौगाम पुलिस स्टेशन ही क्यों। देखो, नौगाम पुलिस स्टेशन से ही इस केस की शुरुआत हुई। वहाँ पे ही कुछ पोस्टर्स लगे थे जैशे मोहम्मद के, जिसकी वजह से कुछ डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया और पुलिस के मुताबिक उनके पास ये एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला। बाद में इस एक्सप्लोसिव मटेरियल को कश्मीर लाया गया चेकिंग के लिए, फिर इस मटेरियल की सैंपलिंग हो रही थी नौगाम पुलिस स्टेशन में। अब यहाँ पे मेरे कुछ सवाल है। पहला सवाल, इस मटेरियल को कश्मीर शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी, जबकि बेस्ट से बेस्ट लैब दिल्ली में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे प्रोटोकॉल्स में इन्होंने बताया है कि जो केस को लीड करते हैं चेकिंग भी वही करते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि नौगाम में इसकी सैंपलिंग करने के बाद इन सैंपल्स को तो फिर भी दिल्ली ही भेजना था, तो फिर क्या जरूरत थी इसको कश्मीर शिफ्ट करने की। अब वहीं पे इसकी सैंपलिंग करते, वहीं पे इसकी चेकिंग करते, फिर जो बाकी मटेरियल रहता वो आपको कश्मीर भेजना था। कम से कम सैंपल्स तो सेफ रहते। दूसरा सवाल, अगर सैंपल्स ही लेने थे तो वो तो दिन में भी ले सकते थे, रात में ही क्यों। तीसरा सवाल, 2008 के रूल्स के हिसाब से अगर कहीं पे 5 किलो से ज्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है तो उसे स्पेशल स्टोरेज में रखना होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे नॉन एक्सप्लोसिव वॉल्स प्रेजेंट हो। लेकिन इन्होंने 350 kg या 3000 kg अमोनियम नाइट्रेट एक ओपन ग्राउंड में रखा और ये बात डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद बोली। Transported and kept securely in the open area of police station Naugam. और नलिन प्रभात जी ने ये भी बोला कि एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। Last night around 11:20 p.m. an accidental explosion has taken place. लेकिन मुझे जितना समझ आता है मुझे ये लगता है कि एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट नहीं था। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है अब वो सुनो। ये जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया ये एक स्टेबल एलिमेंट होता है, ये तो फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है और ये कभी खुद से ब्लास्ट नहीं होता। ये तभी ब्लास्ट होता है जब इसमें कंटेमिनेशन होती है, मतलब जब इसमें कुछ मिल जाता है, डीजल, पेट्रोल या गन पाउडर वगैरह, या इसके आसपास कोई हीट हो या स्पार्क हो। या तीसरा है पोर स्टोरेज। अब यहाँ पे जवाब निकला, या तो इसमें कंटेमिनेशन हुई है या तो इसमें कंटेमिनेशन की गई है, या तो कोई आसपास सिगरेट पी रहा था या किसी भी तरीके से कोई स्पार्क आया है, या तो पोर स्टोरेज थी जिसकी वजह से अंदर प्रेशर बिल्ड हुआ और ये धमाका हुआ। बाकी खुद से तो ये ब्लास्ट नहीं हो सकता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसकी रिपोर्ट कभी नहीं आएगी। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने ये भी बोला था कि दिल्ली ब्लास्ट कैसे हुआ ये अब कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एविडेंस डिस्ट्रॉय हुए हैं नौगाम ब्लास्ट में। जो भी सबूत थे उन सबको पहले कश्मीर लाया गया और यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हुए। अब डिस्ट्रॉय हुए या किए गए ये तो नहीं पता और कभी पता चलेगा भी नहीं। इन सबूतों को इसलिए कश्मीर लाया गया क्योंकि इनकी चेकिंग करनी थी, जबकि दिल्ली में चेकिंग हो सकती थी। इसलिए तो मुझे लगता है कि नौगाम ब्लास्ट एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट नहीं था, बल्कि सबूत मिटाने की तैयारी थी जिसमें वो लोग सफल भी हुए। अब ये सब कैसे हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन इसी दौरान जैशे मोहम्मद से जुड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट PAFF ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बोला कि PAFF का दावा झूठा है, ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट ही था। अब यहाँ पे क्या सच्चाई है
वो हम आम लोगों को पता कभी नहीं चल सकती। अब सुनो कि हमारे कश्मीर के पॉलिटिशियंस ने क्या बोला इन ब्लास्ट्स के बारे में, और डॉक्टर उमर के घर को जो डिमोलिश किया गया उसके बारे में भी क्या बोला। सबसे पहले इल्तिजा मुफ्ती ने बोला कि प्रोटोकॉल्स में साफ साफ लिखा है कि अगर कभी इतने एक्सप्लोसिव मटेरियल की चेकिंग होती है तो इसे पब्लिक से दूर रखा जाता है, मतलब बस्तियों से दूर रखा जाता है। इट्स ऑल्सो वेरी शॉकिंग कि यहाँ नौगाम पुलिस स्टेशन सबसे पहले इसकी जो लोकेशन है, इट्स इन अ डेंस पॉपुलेटेड एरिया। इतने डेंस पॉपुलेटेड एरिया में पुलिस ने 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा। 4 दिन से वो यहाँ थाने में था। 4 दिन से आप उसका कुछ एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे थे सैंपल जो FSL में जाना था। ये बात सही भी है क्योंकि नौगाम पुलिस स्टेशन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में प्रेजेंट है। और अगर रूहुल्लाह ने बोला कि बीजेपी की हुकूमत में ही क्यों हर बार इतने अटैक्स होते हैं, फिर भी हम इनसे जवाब क्यों नहीं मांगते। और इन्होंने ये भी बोला कि बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी के घर को गिराना कौन से कानून में लिखा है, और जो बेगुनाह है उनको सजा क्यों मिली। 11 साल हो चुके हैं इस बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान। हर साल कहीं ना कोई टेररिस्ट वाक़या पेश आता है जहाँ पे लोगों की जान जाया जाती है। बजाय इसके कि इस हुकूमत से सवाल पूछा जाए, ये हुकूमत मुसलमानों पे और कश्मीरी मुसलमानों पे इन हादसों को जंग की सूरत में बदलते हैं। कब इस मुल्क में वक्त आएगा जब इस हुकूमत से हिसाब लिया जाएगा। और ये बात सही है क्योंकि बेटे ने जो गलत काम किया उसकी सजा आप उसके माँ बाप को कैसे दे सकते हो। और ये बात डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने भी बोली है। क्या कोई माँ बाप चाहेगा मेरा बेटा जिस माँ बाप ने उसको डॉक्टर बनाने के लिए भेजा, क्या वो चाहेगा मेरा बच्चा जिसको मैं डॉक्टर बनाऊं गुरुवार में चला जाए? क्या वो माँ बाप चाहेगा मेरा बच्चा ड्रगिस्ट बन जाए? क्या कोई माँ बाप चाहेगा मेरा बच्चा क्रिमिनल बन जाए, कोई डाकू डकैत बन जाए? कोई माँ बाप नहीं चाहता। अब अगर बच्चा गलत है तो उसका घर आके गिरा देना। मुझे बताओ उस माँ बाप का क्या कसूर है? आज बिना छत हो गए, आज उनके सिर पर छत तो नहीं रहा ना। गलती बेटे की है, वो मर गया, लेकिन आज भुगतेगा कौन? वो फैमिली जिस फैमिली का कसूर ही नहीं है। और उमर अब्दुल्ला ने बोला तहकीकात शुरू की गई है। उम्मीद करता हूं कि जवाब लोगों को मिलेंगे क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्सप्लोजिव्स की यहाँ लाई गई, किन हालात में लाया गया, किन हालात में रखा गया, किन हालात में उसको डील किया जा रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं हमें हासिल होंगे। अरे उमर साहब कैसे जवाब हासिल होंगे, और वो कौन देगा? हमारा होम मिनिस्टर जिसको कुछ पता ही नहीं होता। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।